हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली वो है एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टू बेसिकली द आइडियल गैसेस पे अप्लाई करेंगे। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के यूज करेंगे इनके इनके रेलेवेंट आइडियल गैसेस के रेलेवेंट कुछ क्वांटिटीज ऑब्टेन करने के लिए। सो वी विल यूज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर दैट थिंग। सो इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं अभी, वो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, लेट्स सी। सो पहला है एप्लीकेशन टू द स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस, आइडियल गैस बेसिकली। तो पहला जो है वो स्पेसिफिक हीट्स के बारे में जो है पढ़ें। अब स्पेसिफिक हीट्स के बारे में आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया तो है ही। दो तरीके की स्पेसिफिक हीट्स होती हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, आई होप कि आपको ये जानकारी है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का सिंपल सा मतलब है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि कितनी हीट लगने वाली है एक यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से, सिर्फ 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए। लाइक मान लेते हैं यूनिट मास का मतलब है, मान लेते हैं 1 kg। तो 1 किलो पानी का टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, मान लो कि पानी का टेम्परेचर अभी 25 डिग्री चल रहा है, रूम टेम्परेचर चल रहा है। उसको हीट किया और मान लेते हैं कि हीट कहीं और लॉस नहीं हो रही है, पूरी की पूरी हीट पानी को ही मिल रही है, ऐसा मान लेते हैं फिलहाल। तो बेसिकली 1 किलो पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री से 26 डिग्री करने के लिए जो हीट लगेगी, मतलब सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगेगी उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट। अब कांस्टेंट वॉल्यूम इसलिए कह रहे हैं कि हम बेसिकली इसको पूरी तरीके से सील्ड रख रहे हैं apparatus को, ताकि वॉल्यूम ना इंक्रीज होने पाए, तो वॉल्यूम ना चेंज होने पाए, वॉल्यूम को चेंज नहीं होने दे रहे हैं। तो वॉल्यूम को चेंज ना होने देते हुए 1 डिग्री अगर आपको मतलब बढ़ाना है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, तो जितनी हीट रिक्वायर्ड है फॉर रेजिंग द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ द 1 kg ऑफ सब्सटेंस, उसको उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहेंगे, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होने दे रहे हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब बेसिकली अगर आप उसी सब्सटेंस को खुला छोड़ दें खुला छोड़ दें देन क्या होगा, वो सब्सटेंस गर्म भी होगा और एक्सपांड भी होगा। उसका प्रेशर चेंज होना चाहेगा बट ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो एक्सपांड हो रहा है, आप उसको फ्रीली एक्सपांड करने दे रहे हैं, किसी तरह का कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर को पुश करके वो वर्क करके वो एक्सपांड होगा। सो न सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं रही है, तो वर्क डन तो जीरो है। तो पूरी की पूरी हीट है ना, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने में इस्तेमाल हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना, कि बेसिकली न सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है बल्कि ये पानी भी एक्सपांड होगा, उसका हीटिंग करने से चीज़ें एक्सपांड होती हैं बेसिकली। तो वो एटमॉस्फेयर को पुश करेगा, उसका मतलब वो वर्क करेगा। तो हीट दो पार्ट में यूटिलाइज हो रही है। तो यानी कि इस बंदे का टेम्परेचर बढ़ाना आसान है, इस बंदे का टेम्परेचर बढ़ाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वही हीट एक ही जगह जा रही है सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने में, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, और वही हीट यहाँ पर दो चीज़ों में जा रही है, एक तो टेम्परेचर बढ़ाने में और एक एनवायरनमेंट से लड़ने में, एनवायरनमेंट के अगेंस्ट, एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट एक्सपांड होने में। तो सीपी जो है ना, एक बड़ी वैल्यू आती है, मतलब ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड है टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, क्योंकि थोड़ी हीट वेस्ट हो रही है वर्क करने में, समझ रहे हैं, एक्सपांशन का वर्क करने में वेस्ट हो रही है। तो सीपी सीवी से बड़ा रहता है, ये मैंने आपको जस्ट एक नॉलेज पहले ही दे दी है, बट ये बात याद रखिए कि मतलब इनका क्या है। तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड है टू रेज द टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस,
मान लेते हैं यूनिट मास 1 केजी, तो यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम ना चेंज करते हुए अगर आप ये काम करते हैं तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वैसे ही द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है ना, प्रेशर बढ़ना चाह रहा है तो बंदा एक्सपांड हो जा रहा है, बढ़ना चाह रहा है तो एक्सपांड हो जा रहा है, तो मतलब प्रेशर फिक्स रह रहा है विच इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। खुला है ना, ओपन है ना, so what pressure will be there? Only the atmospheric pressure. I hope you are understanding this. So basically the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance by 1 degree Celsius by keeping the pressure of the system constant is called as specific heat at constant pressure. तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया। ठीक है, दो चीजें हो गई, आपको समझ में आ गई। अब ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर हमने यूनिट मास के लिए डिफाइन किया, बट इन यूजुअल प्रैक्टिस लैब में हम एक मोल के लिए डिफाइन करते हैं, एक मोल के लिए, न कि एक यूनिट मास के लिए, बल्कि एक मोल के लिए डिफाइन करते हैं। अच्छा, बाय द वे मैं आपको बता दूं कि हीट जो लगती है फॉर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, है ना, टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस लेट्स से, उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो स्पेसिफिक हीट इज क्यू बाई एम डेल्टा टी, ये होता है इसका फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट का। बट यूनिट मास है, मतलब यहाँ पे 1 डाल देंगे तो सी इक्वल्स टू क्यू बाई डेल्टा टी हो जाएगा। वैसे ही मोलार स्पेसिफिक हीट होती है, मोलार स्पेसिफिक हीट सुन लीजिएगा। तो मोलार स्पेसिफिक हीट के लिए हम लोग यहाँ पे नीचे एन डेल्टा टी लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं, और अगर 1 मोल के लिए चाहिए तो क्यू बाई डेल्टा टी। तो सिंपली मैं क्या करूँगा ना कि सीवी के लिए भी और सीपी के लिए भी मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा, लेकिन अब ये मोलार चीजें होंगी, ये यूनिट मास नहीं रहेगा, यूनिट मोल मतलब सिंगल मोल रहेगा। तो इट विल बी डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड दिस विल बी डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। देख लीजिए ध्यान से, कोई गड़बड़ नहीं की है मैंने। तो सी के लिए क्या लिखा है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, है ना, समझ रहे हैं, मतलब डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एंड प्रेशर के लिए डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब लिसन, एक्चुअल में तो है ना, यहाँ पर कुछ और एक टेक्निकलिटी है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ डी क्यू नहीं लिखते हैं, बल्कि है ना यहाँ पर एक ऐसा ऐसा डंडा भी लगा देते हैं, दिस। हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं, हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि ये कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ये कोई डिफरेंशिएशन नहीं, बिकॉज हीट एक पाथ वेरिएबल है और टेम्परेचर एक स्टेट वेरिएबल है। तो पाथ वेरिएबल को स्टेट वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो फिर ये ऐसे लिखा क्यों इस फॉर्म में? इस फॉर्म में लिखने का सिर्फ ये मतलब है कि कितनी हीट को सिस्टम में एंटर करना पड़ेगा, व्हाट माइन्यूट अमाउंट ऑफ हीट शुड एंटर द सिस्टम टू माइन्यूटली रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, है ना, यानी कि कितना हीट एंटर करेगी फॉर रेजिंग द टेम्परेचर बाय यूनिट, सपोज, है ना, यूनिट कि कितना कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है एंटर करेगी सिस्टम में, जिससे कि यूनिट टेम्परेचर राइज होगा। यू जस्ट अंडरस्टैंड इट लाइक दैट वे। तो यहाँ पर ये एक्चुअल में डिफरेंशिएशन नहीं है, दिस विल गेट कन्वर्टेड टू डिफरेंशिएशन लेटर ऑन, जब आगे कुछ चीजें हम इसमें करेंगे तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे, बट फिलहाल ये डिफरेंशिएशन नहीं है, तो इस बात को आप लोग याद रखिए। तो चलिए मान लेते हैं कि डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम में घुस रही है, मतलब इतनी हीट एब्जॉर्ब कर रही है। पहले 1 मोल ऑफ गैस थी, अब मान लेते हैं n मोल ऑफ गैस है, n मोल ऑफ गैस ने इतना हीट एब्जॉर्ब किया और उसका टेम्परेचर dt से बढ़ गया, है ना, उसका टेम्परेचर जो है dt से बढ़ गया। तो अब बेसिकली जो हीट यूज हुई है, अच्छा कांस्टेंट वॉल्यूम पे बाय द वे, मानो कि सिस्टम का गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसने इतना हीट एब्जॉर्ब किया और इतना टेम्परेचर उसका राइज हुआ। तो ये हीट होगी कितनी? इट इज गोइंग टू बी एन सी वी डी टी। अब आप बोलेंगे सर ये कहाँ से लिखा आपने? क्योंकि ये 1 मोल के लिए डिफाइंड था ना, 1 मोल के लिए। एन मोल्स के लिए तो नीचे यहाँ पे एन आया था, आपको याद होगा, मैंने ऊपर ही बताया, देखिए यहाँ पे, देखिए नीचे एन आता है। तो फिर मैं जब डी क्यू का फॉर्मूला निकालने जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एन सी वी डेल्टा टी।
NCV delta T. Are you guys understanding? तो DQ is going to be NCV dt. ठीक है ना? तो इतना हीट जो है एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम टू रेज द टेम्परेचर ऑफ n मोल ऑफ गैस बाई dt डिग्रीज. ठीक है, वॉट एवर, dt डिग्रीज से रेज करने के लिए DQ अमाउंट हीट लेगा, dt टेम्परेचर रेज करेगा. अभी प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम हुआ है बाय द वे, ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस किया है. सो एज dv इज 0, therefore dw equals to pdv is 0. जब dv 0 है तो pdv 0 है, dw equals to 0 है, राइट. हमारा जो dw है, वर्क डन है, वो 0 है. सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, देखिए आगे एप्लीकेशन थर्मोडाइनामिक्स का, dq इक्वल्स टू du प्लस dw होता है, बट dw तो 0 है, तो हम लिख सकते हैं कि अच्छा dq की वैल्यू क्या है, n cv dt, du एज इट इज, dw 0. सो देयरफॉर du की एक वैल्यू, एक फॉर्मूला हमें मिल चुका है. इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे आगे के लिए. सो du इक्वल्स टू n cv dt. ये बात तो आपके समझ में आ चुकी है. अब पहले हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस किया, अब हम कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे. एट कांस्टेंट प्रेशर, अब कांस्टेंट प्रेशर पे आप करेंगे ये वाला. ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे याद रखिएगा. तो कांस्टेंट प्रेशर पे DQ अमाउंट ऑफ हीट लीजिए, n मोल्स ऑफ गैस जो है, n मोल ऑफ गैस, n मोल्स ऑफ गैस, उसका टेम्परेचर dt से रेज कीजिए. बट अब ये करना किस पे है, कांस्टेंट प्रेशर पे करना है. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि जो हीट यूज होगी वो होगी NCP dt. जैसे पहले NCV dt लिखा था कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा था, अब NCP dt लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है ना ये. अच्छा याद रखिए, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो ऐसा कुछ PdV इक्वल टू 0 वीरो वाला कोई चक्कर नहीं है ना. प्रेशर तो वैसे भी डिफरेंशिएशन में कहाँ लिखा है, तो बेसिकली याद रखिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. तो यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स हम लोग लिख सकते हैं DQ इक्वल्स टू DU प्लस DW एज यूजुअल. DQ की जगह पे NCP dt, और अब DU की वैल्यू हमें पता चल चुकी है NCV dt, और DW जो है वो होता है PdV. ठीक है, अब हम इसे चेंज करना चाहते हैं, कुछ इसी के रूप में लाना चाहते हैं. तो यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए. PV इक्वल्स टू NRT हम जब यूज़ करेंगे, PV इक्वल्स टू NRT जब हम यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा, जस्ट अ मोमेंट, PdV इक्वल्स टू NRDT. अब आप बोलेंगे सर आपने डिफरेंशिएशन किया, ये कॉन्स्टेंट्स थे, समझ में आता है, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन हुआ, बट ये दोनों चेंजिंग है ना, दोनों वेरिएबल्स है ना, इसका तो डिफरेंशिएशन यूवी रूल से होना चाहिए था, PdV प्लस VdP. आप भूल रहे हैं हम कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं, कौन से प्रोसेस की इक्वेशन है ये, कांस्टेंट प्रेशर वाली, कांस्टेंट प्रेशर वाली. तो अगर आप यूवी रूल यूज भी करेंगे तो PdV प्लस VdP आएगा, तो लेकिन DP तो जीरो है ना, DP तो कांस्टेंट है ना, सॉरी DP तो मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट तो DP इज जीरो ना, तो DP जीरो तो वो पार्ट तो आएगा ही नहीं, तो सिर्फ PdV करना है. प्रेशर इज कांस्टेंट, P को साइड में ले लो, DV का मतलब V का डिफरेंशिएशन DV लिखो. तो PdV की वैल्यू NRDT आपको आ गई है, PdV की वैल्यू आपको NRDT आ गई है, 2 है मान लेते हैं इक्वेशन, और मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, तो PdV की वैल्यू डाल दो वहाँ पे. तो पुट या सब्सटीट्यूट 2 इन 1, इक्वेशन 2 इन 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, NCP dt, NCP dt प्लस NCV dt इक्वल्स टू NRDT, राइट है. ओ सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक हियर, सॉरी, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे इक्वल टू है, तो n तो देखिए हर जगह से कैंसल आउट हो जाएगा, है ना. dt भी कैंसल आउट हो जाएगा. अब आपको आ जाएगा Cp प्लस Cv इक्वल्स टू R. सो देयरफॉर Cp इक्वल्स टू, या करेक्ट, सॉरी एक सेकेंड, प्लस कैसे आ गया, माइनस क्यों नहीं आया, आई मेड अ मिस्टेक समवेयर इट सीम्स, let me just check. Yeah, I'm committing lots and lots of mistakes here. I don't know why. I don't know why. So equals to इस तरीके से है ना, इस तरीके से. So therefore हमें क्या आएगा,
Cp equals to Cv plus R. Therefore, Cp minus Cv equals to R, which is called as the Mayer's relation. Are you guys understanding the point? इसको Mayer's relation बोलते हैं. Right. So this is Mayer's relation. This is Mayer's relation. Mayer की स्पेलिंग MAYER. Mayer's relation, इसको मायर्स भी बोलते हैं कुछ लोग, बट ठीक है. Mayer's relation. तो आप देख सकते हैं कि Cp जो है ना Cv से बड़ा है, राइट? Cp minus Cv is giving you big value, है ना, not a negative value, some positive value. Where R is the universal gas constant and उसकी वैल्यू कुछ 8.314 होती है in SI यूनिट. सो जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, उसका SI यूनिट है जूल पर केल्विन पर मोल. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द स्पेसिफिक हीट्स. तो हमने क्या किया, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ यूज करके ही तो ऑब्टेन किया है ना. तो देखिए ना कितना इजी था. अरे स्टेप्स देखिए कितने इजी हैं. आप जस्ट जस्ट देखिए, सिंपली डी क्यू इक्वल्स टू एनसीवी डी टी लिख दिया वही फॉर्मूले से, है ना. डी क्यू इक्वल्स टू एनसीवी डी टी लिख दिया. वैसे ही जो है डी क्यू इक्वल्स टू एनसीपी डी टी लिख दीजिए, ये अलग रखिए. अभी यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स का लॉ यूज करके डी डब्ल्यू को जीरो बोलिए, बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क तो जीरो होता है. तो आपको डी यू की वैल्यू मिल गई. अब जब आपने जो एनसीपी डी टी वाला किया था ना, उसमें ये वाली वैल्यू डाल दीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके. तो आपने ये वैल्यू डाल दिया, ये वैल्यू डाल के फिर इसको आइडियल गैस इक्वेशन से एनआरडीटी कर दीजिए, बस दैट्स इट. इतना सही है. 3-4 स्टेप्स का ही पूरा का पूरा डेरिवेशन है. सो आई होप कि आपको ये मेयर्स रिलेशन का ही डेरिवेशन समझ में आया. सेकंड एप्लीकेशन हम लोग जो देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.